सतह पर जो जलजला अचानक तबाही मचाता है ना, जमीन के नीचे उसकी सुगबुगाहट या कह लें कि प्लेट्स का आपस में टकराना, वो दशकों या शायद सदियों से चल रहा होता है। और फिर एक दिन बस एक मामूली सी हलचल होती है और धरती फट पड़ती है। बिल्कुल। 1857 का विद्रोह भी भारतीय इतिहास का एक ऐसा ही भयानक भूकंप था। वेलकम टू द डिबेट। आज हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हुए इस पहले सबसे बड़े सशस्त्र जन संग्राम की परतों को अधेड़ रहे हैं। और हमारा मुख्य सवाल आज यह नहीं है कि उस साल क्या घटनाएं घटी। हम दरअसल ये डिकोड कर रहे हैं कि उन घटनाओं का असली स्वरूप क्या था। राइट। क्या ये वास्तव में एक व्यापक राष्ट्रीय स्तर का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था जिसने पूरे भारत को एकजुट किया, या फिर यह महज एक असंगठित, सीमित और अपनी पुरानी व्यवस्था को बचाने वाला एक सिपाही विद्रोह भर था? देखिए, मेरा स्टैंड यहाँ बहुत स्पष्ट है। मैं मानता हूँ कि 1857 कोई साधारण बगावत नहीं थी। ये भारत का पहला संगठित उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष था। संगठित, मैं इस पे हाँ, संगठित, जो सिर्फ बैरकों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि किसानों, जमींदारों और विस्थापित शासकों का एक विराट जन आंदोलन बन गया था। देखिए, मैं इस पूरे घटना को एक बिल्कुल अलग फ्रेमवर्क में देखती हूँ। 1857 के साहस और उसके ऐतिहासिक पैमाने पर कोई शक नहीं है, ये बहुत बड़ा था, राइट? लेकिन इसे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम का लेबल देना, मुझे लगता है ऐतिहासिक यथार्थ को थोड़ा रोमांटिक बनाना है। राष्ट्र या नेशनलिज्म जैसी जो चीजें हैं वो उस समय तक भारत में पैदा ही नहीं हुई थी। अच्छा। हाँ, मेरा तर्क ये है कि इस विद्रोह में किसी भी तरह की साझा विचारधारा या भौगोलिक विस्तार और एक एकीकृत कमांड स्ट्रक्चर का पूरी तरह से अभाव था। मतलब आप इसे बिखरा हुआ मानती हैं? बिल्कुल। ये कोई आधुनिक राष्ट्र बनाने की लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये अपने अपने खोए हुए रजवाड़ों और सामंती विशेषाधिकारों को वापस पाने का एक बिखरा हुआ और कई मायनों में पीछे की ओर देखने वाला प्रयास था। पीछे की ओर देखने वाला प्रयास। मैं इसे इस तरह नहीं देखता। अगर हम शुरुआत से देखें ना, तो हमें ये समझना होगा कि 10 मई 1857 को मेरठ में जो भड़का, वो रातों रात नहीं हुआ था। हाँ, असंतोष तो पहले से था। बिल्कुल था। ईस्ट इंडिया कंपनी एक ऐसे पैरासाइट या परजीवी के तरह थी जो दशकों से भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज के शरीर को अंदर से खोखला कर रही थी। आप लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या व्यपकत के सिद्धांत को ही ले लीजिए। राइट, वो विलय की नीति। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। ये कोई आम नीति नहीं थी, ये एक लीगल ट्रैप था। इसका मतलब था कि अगर किसी भारतीय राजा का अपना बायोलॉजिकल बेटा नहीं है, तो वो किसी बच्चे को गोद लेकर उसे अपना वारिस नहीं बना सकता। सतारा, झांसी, नागपुर, ये सब इसी तरह हड़प लिए गए ना। हाँ, ये बात सही है कि इन नीतियों ने राजघरानों में भारी असंतोष पैदा किया, लेकिन राजघरानों का गुस्सा पूरे देश का गुस्सा कैसे बन गया? क्योंकि असर सिर्फ राजघरानों तक सीमित नहीं था। अच्छा। 1856 में जब अवध को कुशासन के आरोप में अंग्रेजों ने अपने कब्जे में लिया, तो उन्होंने सिर्फ नवाब वाजिद अली शाह को नहीं हटाया। अवध उस समय बंगाल आर्मी की नर्सरी था। हाँ, ज्यादातर सैनिक वहीं से आते थे। एग्जैक्टली। ब्रिटिश सेना में काम करने वाले हजारों भारतीय सैनिक अवध से आते थे। जरा सोचिए, एक सैनिक अंग्रेजों के लिए लड़ रहा है और अंग्रेज उसी के घर, उसी की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, उसके परिवार को बेदखल कर रहे हैं। एक पर्सनल लेवल पर चोट थी। बिल्कुल। इसके साथ ही इकोनॉमी को देखिए। अंग्रेजों ने जो रैयतवाड़ी और महालवाड़ी जैसे जमीन के लगान के सिस्टम बनाए, उन्हें आप आज के जमाने के किसी बहुत ही शोषक क्रूर लोन ऐप की तरह समझ सकते हैं। क्रूर लोन ऐप, ये एक दिलचस्प तुलना है ना? मतलब टैक्स इतना ज्यादा और फिक्स था कि अगर एक साल बारिश नहीं हुई तो किसान अपना टैक्स नहीं चुका पाता था। नतीजा, उसकी पुश्तैनी जमीन साहूकारों या अंग्रेजों के पास चली जाती थी। राइट। किसान पूरी तरह तबाह हो चुका था। इसलिए जब गाय और सुअर की चर्बी वाले एनफील्ड राइफल के कारतूसों का मुद्दा आया, तो वो सिर्फ एक धार्मिक बहाना था।
बारूद का ढेर पहले से तैयार था, चर्बी वाले कारतूसों ने सिर्फ माचिस का काम किया। देखिए, मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि असंतोष बहुआयामी था। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर टूट रहा था और किसान वाकई बहुत परेशान थे। लेकिन यहीं पर तो पेच है। कैसा पेच? असंतोष का गहरा होना और उस असंतोष का एक राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में तब्दील होना, ये दो बिल्कुल अलग बातें हैं। इतिहासकार बिपिन चंद्र इस बात को बहुत स्पष्टता से रखते हैं। जब आप इसे जन आंदोलन कहते हैं तो हमें ये पूछना होगा कि उनका साझा लक्ष्य क्या था? उनका साझा लक्ष्य विदेशी सत्ता को उखाड़ फेंकना था। क्या इतना काफी नहीं है? विदेशी सत्ता को हटाकर क्या लाना था? उनके पास भविष्य के भारत का कोई ब्लूप्रिंट नहीं था। वे 19वीं शताब्दी में लड़ रहे थे, लेकिन उनका विजन वो 18वीं शताब्दी का था। मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं इससे सहमत हूँ। देखिए, झांसी की रानी अपने दत्तक पुत्र के अधिकार के लिए लड़ रही थी, नाना साहेब अपनी रुकी हुई पेंशन के लिए लड़ रहे थे। उनका संघर्ष व्यक्तिगत था। दूसरी बात, जरा भारत के मैप को इमेजिन कीजिए। ठीक है। यह विद्रोह मुख्य रूप से उत्तर और मध्य भारत जैसे दिल्ली, अवध, कानपुर और बिहार तक ही सीमित था। पंजाब पूरी तरह शांत था। हाँ, पंजाब शांत था। और बंगाल, जहां से अंग्रेजों की सत्ता की शुरुआत हुई थी, वहां कोई हलचल नहीं थी। पूरा दक्षिण भारत इससे पूरी तरह अछूता रहा। एक ऐसा आंदोलन जो देश के आधे हिस्से को छू भी न सका हो, उसे प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम कहना, मुझे लगता है तथ्यों को जबरदस्ती खींचना है। देखिए, मुझे लगता है कि हम विद्रोह की इंटेंसिटी को केवल नक्शे पर खींची गई लकीरों से मापने की गलती कर रहे हैं। कैसे? अगर एक शरीर में इन्फेक्शन होता है और इम्यून सिस्टम रिएक्ट करता है, तो भले ही बुखार पूरे शरीर का तापमान बढ़ाए, जंग तो किसी खास हिस्से में ही लड़ी जा रही होती है ना। एक एनालॉजी के तौर पे ठीक है, पर उत्तर भारत ब्रिटिश सत्ता का केंद्र बन चुका था और वहीं सबसे बड़ा विस्फोट हुआ। और जहां तक साझे लक्ष्य की बात है, हमें अंग्रेजों के सामाजिक धार्मिक हस्तक्षेप को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आप किस तरह के हस्तक्षेप की बात कर रहे हैं? सती प्रथा पर रोक जैसे कानून। हाँ, सती प्रथा पर रोक, विधवा पुनर्विवाह कानून और ईसाई मिशनरियों की आक्रामक गतिविधियां, ये सब भारतीयों को ये महसूस करा रहे थे कि उनके अस्तित्व पर हमला हो रहा है। पर ये तो समाज सुधार थे। उनके नजरिए से ये एक सीधा हमला था। इसके अलावा 1856 का जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट आया। इस कानून के तहत ब्रिटिश सेना के भारतीय सिपाहियों को दुनिया में कहीं भी, यहाँ तक कि समुद्र पार भी लड़ने के लिए भेजा जा सकता था। राइट, काला पानी वाला मुद्दा। एग्जैक्टली। उस समय हिंदू समाज में एक बहुत गहरी मान्यता थी कि समुद्र पार करने से, यानी काला पानी पार करने से, इंसान का धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाती है। जब आप लोगों के सबसे गहरे धार्मिक डर को ट्रिगर करते हैं ना, तो वो एक हो जाते हैं। इस सांस्कृतिक खतरे ने एक बहुत ही अभूतपूर्व काम किया। इसने हिंदू और मुस्लिम समुदायों को एक साझे दुश्मन के खिलाफ खड़ा कर दिया। क्या इस साझी चेतना को, इस यूनिटी को हम एक राष्ट्रीय भावना का बीज नहीं मान सकते? पीर पेश करती है। अच्छा, हाँ, अगर ये वाकई पूरे समाज का एक इम्यून रिस्पॉन्स था, जैसा आपने कहा, तो शरीर के इतने बड़े हिस्से ने इस बुखार को रिजेक्ट क्यों कर दिया? आपका इशारा किस वर्ग की तरफ है? सबसे पहले तो उभरते हुए शिक्षित मध्यम वर्ग की तरफ। जो नए पढ़े लिखे भारतीय थे, बंगाल के जो बुद्धिजीवी थे, उन्होंने इस विद्रोह से खुद को पूरी तरह अलग रखा। ये बात तो है। क्यों? क्योंकि वे विद्रोहियों के सामंती नजरिए से डरे हुए थे। उन्हें लगता था कि अगर ये विद्रोही जीत गए तो भारत वापस उसी दौर में चला जाएगा जहां अलग अलग राजा आपस में लड़ते रहते थे। पढ़े लिखे वर्ग को लगता था कि ब्रिटिश शासन भारत में आधुनिकीकरण, रेलवे और नई शिक्षा लेकर आ रहा है। लेकिन शिक्षित वर्ग की संख्या उस समय बहुत ही मामूली थी। हम उन्हें पूरे देश की आवाज नहीं मान सकते। ठीक है, तो उन वर्गों की बात करते हैं जिनके पास ताकत थी। क्या पूरे भारत के राजा विद्रोहियों के साथ थे? नहीं, सब तो नहीं थे। बिल्कुल नहीं। कई प्रमुख रियासतों ने, जैसे हैदराबाद के निजाम, ग्वालियर के सिंधिया शुरुआत में, और नेपाल के शासकों ने, इन्होंने अंग्रेजों को बचाने में अपनी पूरी ताकत लगा दी। हाँ, उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। और तो और ब्रिटिश सेना में काम करने वाले सिख, पठान और गोरखा सैनिकों ने इस विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों का सक्रिय रूप से समर्थन किया। राइट।
अगर समाज का एक इतना बड़ा और अहम हिस्सा, चाहे वो बौद्धिक वर्ग हो, रियासतें हों या खुद सेना का एक बड़ा धड़ा हो, अगर वो विद्रोह के खिलाफ बंदूक ताने खड़ा था, तो हम इसे एक एकीकृत समाज का साझा प्रतिरोध कैसे कह सकते हैं? ये दिखाता है कि भारतीय समाज के भीतर ही बहुत गहरी दरारें थीं। और ये कोई हम बनाम वो, यानी इंडियंस वर्सेस ब्रिटिश की सीधी लड़ाई नहीं थी। देखिए, ये वाकई एक चुभने वाला सच है। जब हम राष्ट्रीय एकता की बात करते हैं तो ये तथ्य उस तस्वीर को थोड़ा थोड़ा धुंधला जरूर करते हैं। बिल्कुल। मैं मानता हूं कि समाज के कुछ रूढ़िवादी या सुरक्षित वर्गों ने यथास्थिति बनाए रखने के लिए अंग्रेजों का साथ दिया, लेकिन हम उन लोगों के प्रयास को कम करके नहीं आंक सकते जिन्होंने पहली बार एक साथ मिलकर अंग्रेजों को चुनौती दी। चलिए लीडरशिप की बात करते हैं। ठीक है। जब 10 मई को मेरठ में सिपाहियों ने बगावत की ना, तो वे इधर उधर भागकर छिप नहीं गए, वे सीधे दिल्ली की तरफ मार्च कर गए। क्यों? क्योंकि दिल्ली पास थी? नहीं, सिर्फ इसलिए नहीं, क्योंकि दिल्ली में मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर बैठे थे। भले ही जफर उस समय 80 साल से ज्यादा उम्र के थे, एक कमजोर शासक थे जिनकी सत्ता लाल किले की दीवारों तक समझ चुकी थी। लेकिन सिपाहियों ने उन्हें अपना नेता घोषित किया, उन्हें अपना शहंशाह हिंदुस्तान माना। ये क्या दर्शाता है? आप बताइए। ये दर्शाता है कि उन अनपढ़ सिपाहियों के दिमाग में भी एक पॉलिटिकल समझ थी। वे जानते थे कि अगर ब्रिटिश सत्ता को रिप्लेस करना है तो उन्हें केंद्रीय और वैध सत्ता, एक लेजिटिमेट अथॉरिटी की जरूरत होगी। रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, ये सब अलग अलग लड़ रहे थे, लेकिन प्रतीकात्मक रूप से उन्होंने दिल्ली के प्रति अपनी वफादारी दिखाई। अच्छा। विद्रोह की विफलता का कारण कोई वैचारिक कमजोरी नहीं थी, बल्कि ये पूरी तरह से लॉजिस्टिक और तकनीक की लड़ाई थी। आप तकनीक को कैसे देखते हैं संदर्भ में? क्योंकि हथियार तो वो दोनों के पास थे। आप अंग्रेजों के संसाधनों को देखिए। उनके पास असीमित वित्तीय संसाधन थे, आधुनिक हथियार थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत थी टेलीग्राफ और रेलवे। कम्युनिकेशन। एग्जैक्टली। इसे ऐसे समझिए, जब विद्रोही कानपुर से लखनऊ जाने की योजना बना रहे होते थे और घोड़ों पर संदेश भेजते थे, तब तक कलकत्ता में बैठे ब्रिटिश जनरलों को टेलीग्राफ के जरिए मोर्स कोड में पता चल जाता था कि विद्रोही कहां जा रहे हैं। ये तो है। ये सिर्फ तार नहीं थे, ये ब्रिटिश साम्राज्य का नर्वस सिस्टम था। सूचना यानी इंफॉर्मेशन विद्रोहियों के पहुंचने से बहुत पहले पहुंच जाती थी, इसलिए अंग्रेज जीत गए, ना कि इसलिए क्योंकि भारतीयों में राष्ट्र प्रेम की कमी थी। देखिए, तकनीक वाला पॉइंट बहुत मजबूत है। रेलवे और टेलीग्राफ ने अंग्रेजों को वो स्पीड दी जो विद्रोहियों के पास बिल्कुल नहीं थी। लेकिन जरा एक कदम पीछे हटकर सोचिए, बेहतर संचार और तकनीक तभी प्रभावी होते हैं जब आपके पास एक सेंट्रलाइज्ड कमांड स्ट्रक्चर हो। आप कह रहे हैं कि विफलता लॉजिस्टिक की थी, मैं कह रही हूं कि विफलता ऑर्गेनाइजेशन और विजन की थी। आप कैसे कह सकती हैं कि उनके पास ऑर्गेनाइजेशन नहीं था? उन्होंने एक ही समय के आसपास कई जगह विद्रोह किया। रोटी और कमल के फूलों के जरिए गुप्त संदेश भेजे गए थे। इतिहास में इस रोटी और कमल की थ्योरी को बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। सच तो ये है कि विद्रोही केंद्रों के बीच संवाद लगभग शून्य था। शून्य? हाँ, मेरठ में जो हुआ और उसके बाद जो कानपुर या लखनऊ में हुआ, वे घटनाएं अचानक भड़की हुई थीं, स्पॉन्टेनियस थीं। उनका कोई साझा रणनीतिक ब्लूप्रिंट या कैलेंडर नहीं था। और आपने बहादुर शाह जफर का जिक्र किया कि सिपाहियों ने उन्हें नेता चुना, लेकिन जमीनी हकीकत क्या थी? जफर एक बहुत ही मजबूर और डरे हुए नेता थे। जब सिपाही उनके दरवाजे पर पहुंचे तो वे झिझक रहे थे। वो तो बस उम्र की वजह से। वे अंग्रेजों से भिड़ना ही नहीं चाहते थे। उन्हें लगभग जबरदस्ती वो ताज पहनाया गया। और क्या लक्ष्मीबाई या नाना साहेब दिल्ली से निर्देश ले रहे थे? बिल्कुल नहीं, वे अपनी अपनी जंग लड़ रहे थे। लेकिन सिंबॉलिक वफादारी तो थी ना? सिंबॉलिक वफादारी एक बात है, लेकिन एक साझा कमांड स्ट्रक्चर का न होना इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि यह एक नए राष्ट्र का जन्म नहीं था। अगर वे गलती से जीत भी जाते तो वे एक आधुनिक एकीकृत भारत का निर्माण नहीं करते। ये हम दावे से नहीं कह सकते। वे शायद आपस में ही लड़कर भारत को फिर से 18वीं सदी के खंडित दौर में धकेल देते। देखिए, ये तो एक कयास है कि अगर वे जीतते तो क्या होता। इतिहास इस बात से तय होता है कि जो हुआ
उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा। और यहीं पर मैं अपने तर्क का सबसे भारी सबूत पेश करना चाहता हूं। बताइए। अगर ये विद्रोह महज एक बिखरा हुआ दिशाहीन सिपाही विद्रोह का, तो इसने दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य को इस कदर क्यों डरा दिया कि उन्हें अपनी पूरी व्यवस्था रातों रात बदलनी पड़ी। आप 1858 के बदलावों की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कोई मामूली कागज का टुकड़ा नहीं था। इस एक्ट ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से खत्म कर दिया। एक ऐसी कंपनी जो सदियों से भारत को चूस रही थी, उसे बोरिया बिस्तर समेटना पड़ा। हाँ, वो सीधा क्राउन के अंडर आ गया। राइट। भारत की सत्ता सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी विक्टोरिया के हाथों में चली गई। महारानी को एक घोषणा पत्र जारी करना पड़ा, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब अंग्रेज भारत में कोई नया राज्य नहीं हड़पेंगे और राजाओं को उनके अधिकार वापस मिलेंगे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अंग्रेजों को समझ आ गया था कि उन्होंने भारत के जनमानस को कितनी गहरी चोट पहुंचाई है, और अगर उन्होंने अपना रवैया नहीं बदला तो वे भारत से उखाड़ फेंके जाएंगे। राइट। ये ब्रिटिश सत्ता के लिए एक भयानक मनोवैज्ञानिक झटका था। भले ही विद्रोहियों के पास 20वीं सदी का नेशनलिज्म नहीं था, लेकिन उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया जिसने आने वाली पीढ़ियों को सिखाया कि इस अजय दिखने वाले ब्रिटिश साम्राज्य की आंखों में आंखें डालकर लड़ा जा सकता है। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं करूंगी कि इसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी थी। सत्ता का कंपनी से क्राउन के पास जाना एक बहुत बहुत बड़ा शिफ्ट था, लेकिन अंग्रेजों ने इससे क्या सबक सीखा, ये बहुत क्रिटिकल है। अच्छा, उन्होंने अपनी शासन व्यवस्था बदली जरूर, लेकिन उन्होंने भारतीय समाज की उन दरारों को भी बहुत गहराई से पहचान लिया जो 1857 में खुलकर सामने आई थी, और उन्होंने इसे अपने फायदे के लिए वेपनाइज कर दिया। आप डिवाइड एंड रूल की बात कर रही हैं। बिल्कुल, लेकिन इसे उन्होंने किस तरह संस्थागत किया, इंस्टीट्यूशनलाइज किया, वो देखिए। विद्रोह के बाद उन्होंने मार्शल रेस थ्योरी इजाद की। हाँ, वो आर्मी रिक्रूटमेंट वाला। एग्जैक्टली। अंग्रेजों ने देखा कि किन लोगों ने विद्रोह किया था, जैसे अवध और बिहार के ब्राह्मण और राजपूत सैनिक। अंग्रेजों ने तुरंत इन गैर वफादार जातियों की सेना में भर्ती बंद कर दी। राइट। और जिन लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया था, जैसे पंजाब के सिख और नेपाल के गोरखा, उन्हें मार्शल रेस यानी लड़ाकू जातियां घोषित कर दिया गया और सेना में भर लिया गया। इसके अलावा उन्होंने सेना में ब्रिटिश सैनिकों का अनुपात बहुत बढ़ा दिया और तोपखाने भी अपने पास रख लिए। हाँ, तोपखाने को यानी आर्टिलरी को पूरी तरह से यूरोपीय सैनिकों के रिजर्व में रख दिया गया। अंग्रेजों ने समझ लिया था कि अगर भारत के लोग, हिंदू, मुस्लिम या अलग अलग प्रांत के लोग एक हो गए तो वो यहाँ एक दिन नहीं टिक पाएंगे। इसलिए मेरा पॉइंट ये है कि अंग्रेजों का जो रिएक्शन था वो ये साबित करता है कि 1857 ने भारत को पूरी तरह एक नहीं किया था, बल्कि उन दरारों को उजागर किया था जिन्हें ब्रिटिश सत्ता ने अगले 90 सालों तक अपने फायदे के लिए बड़ी चालाकी से इस्तेमाल किया। देखिए, ये सच है कि अंग्रेजों ने बहुत ही क्रूरता और चालाकी से उन दरारों का इस्तेमाल किया, लेकिन अगर हम आज की इस पूरी बहस को एक जगह समेटने की कोशिश करें ना, तो मैं अपनी बुनियादी सोच पर कायम हूँ। हाँ, मैं मानता हूँ कि विद्रोहियों के पास आज के ज़माने के एक नेशन स्टेट को कोई ब्लूप्रिंट नहीं था। उनके पास कोई टेलीग्राफ नहीं था, कोई सेंट्रल मिलिट्री कमांड नहीं थी, लेकिन हमें उन्हें उनके अपने समय के हिसाब से मापना होगा। राइट। 1857 का विद्रोह भारत का पहला ऐसा विराट जन प्रतिरोध था जिसने किसानों, कारीगरों, सिपाहियों और शासकों को एक साझा विदेशी शत्रु के खिलाफ खड़ा कर दिया। तमाम कमियों के बावजूद इस संघर्ष ने उन उपनिवेशवाद के आर्थिक और राजनीतिक शोषण के खिलाफ एक बहुत ही स्पष्ट और तेज आवाज उठाई। ये वो ज्वालामुखी था जिसने ब्रिटिश साम्राज्य के अजय होने के भ्रम को तोड़ दिया। और सबसे अहम बात, इसी जमीन पर बाद में गांधी, बोस और तिलक जैसे नेताओं ने आजादी की इमारत खड़ी की। ये उस लंबी यात्रा का पहला और सबसे साहसिक कदम था। और मैं अपनी बात को यहीं पे कंक्लूड करना चाहूंगी कि हम 1857 के साहस, उसके विशाल पैमाने और उसके इम्पैक्ट को बिल्कुल कम नहीं आंक रहे हैं। ये निस्संदेह एक मल्टी डायमेंशनल और कॉम्प्लेक्स विद्रोह था जिसने भारतीय इतिहास की धारा हमेशा के लिए बदल दी। बिल्कुल, लेकिन एक ऐतिहासिक विश्लेषण में
हम किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं ये बहुत मायने रखता है। इसे राष्ट्रीय एकता और स्वतंत्रता के लिए साझा विजन के आधुनिक चश्मे से देखना ऐतिहासिक हकीकत से थोड़ा दूर जाना है। इसकी नाकामी का कारण सिर्फ ब्रिटिश सेना के आधुनिक हथियार या टेलीग्राफ नहीं थे, बल्कि इस विद्रोह की वैचारिक और संगठनात्मक दरारों में ही इसकी विफलता छिपी थी। मैं समझता हूँ आप क्या कह रही हैं। एक राष्ट्र का निर्माण केवल एक दुश्मन से नफरत करने से नहीं होता, बल्कि एक साझे भविष्य का सपना देखने से होता है, जो 1857 में स्पष्ट रूप से अनुपस्थित था। फिर भी ये एक ऐसा मील का पत्थर है जिसने भारत और ब्रिटेन दोनों के भविष्य को नए सिरे से गढ़ा। बिल्कुल, और शायद इसी जगह पर 1857 की सबसे बड़ी ऐतिहासिक गूंज छिपी हुई है। हम दोनों कम से कम इस बात पर पूरी तरह एकमत हैं कि इस विद्रोह ने ब्रिटिश सत्ता को एक ऐसी चुनौती दी जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसने भारतीय इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। जैसे हमने शुरुआत में बात की थी ना, वो भूकंप जिसने अचानक जमीन फाड़ दी थी। सतह पर भले ही वो बगावत कुछ ही समय में शांत कर दी गई हो, लेकिन उसने भारतीय समाज की टेक्टोनिक प्लेट्स को हमेशा के लिए खिसका दिया था। सही बात है। उस दरार से जो ऊर्जा बाहर आई, उसी ने आने वाले दशकों में भारत के भविष्य की दिशा तय की। हम अपने श्रोताओं को इसी सवाल के साथ छोड़ते हैं, क्या किसी ऐतिहासिक घटना की महानता सिर्फ इस बात में है कि वो उस वक्त कितनी सफल रही, या फिर उस लंबी गूंज में है जो वो पीढ़ियों तक अपने पीछे छोड़ जाती है? बिल्कुल। इस विषय में सोचने और खंगालने के लिए अभी और भी बहुत सी परतें बाकी हैं। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।